जी नाजरीन, वेलकम बैक। हम एक ब्रेक पे गए हुए थे और मैं बात कर रहा था ब्रेक पे जाने से पहले केयर वर्कर के हवाले से। और जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे इंग्लैंड में, यूके में केयर वर्कर की बहुत जो है वो कमी है, बहुत सारे केयर वर्करों की ज़रूरत है। इसलिए जो है वो बाहर से लोग भी जो है वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन एम्प्लॉयर जो है सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसने अपने आप अपना जो सेटअप है उसके लिए उन्हें स्पॉन्सरशिप लाइसेंस चाहिए होम ऑफिस से। होम ऑफिस से उसने एप्लीकेशन करना है कि उसे बाहर से वर्कर चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो वर्कर हैं वो कमी है, वर्कर पूरे नहीं हो रहे हैं और जो बाहर से वो लेकर आना चाहते हैं। इसके हवाले से अगर आप कोई हमसे रब्ता करना चाहता है कि स्पॉन्सरशिप लाइसेंस कैसे लिया जाए, उसके डिटेल वगैरह क्या हैं, इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं इकरा स्टूडियो में, या फिर इकरा स्टूडियो से हमारा नंबर ले सकते हैं, हमारे ऑफिस आ सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक में ज्वाइन करें और वहाँ से जो है वो आप हमारे डिटेल ले सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त डेफिनेटली जो जैसे मैं कह रहा था पहले कि पाकिस्तान में इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन तो फैली हुई है, लेकिन एक बात जो है वो सही है, वो सच है, वो ये है कि डेफिनेटली यूके में शॉर्टेज है केयर वर्कर्स की। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम केयर वर्कर्स बहुत सारे और जो ऐसे डिपार्टमेंट हैं या प्रोफेशंस हैं उसमें बहुत सारी जो है यहाँ पे शॉर्टेज है। और उसके हवाले से अभी बहुत सारे जो है वो नए रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तो नहीं बने, लेकिन बनने चाहिए, क्योंकि ये शॉर्टेज जो है ये तब भी पूरी हो सकती है जब से बाहर से लोग लेकर नहीं आएंगे। क्योंकि यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो इनफैक्ट नहीं करना चाहते, बेशक वो एशियन हो या वाइट्स हो, कोई भी किसी भी कम्युनिटी से है। यहाँ से जो बच्चे पढ़कर या यहाँ पे बच्चे जो जवान हो रहे हैं वो कुछ ऐसे तरद्दुद वाले, मुश्किल वाले जो काम है वो नहीं करना चाहते, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे शॉर्टेज आ चुकी है। जैसे आप जानते हैं कि यूरोपियन जो है वो तो अब हम बाहर आ गए यूरोप से और यूरोपियन वापस चले गए हैं, तो बहुत सारा काम जो था वो एक्चुअली जो है यूरोपियन जो है वो हैंडल कर रहे थे। अब उसकी वजह से भी जो है यहाँ पे बहुत सारी एक शॉर्टेज हो चुकी है हर एरिया में। तो केयर वर्कर का जो है ये एक अच्छा एक बेसिकली वीज़ा है, इसके लिए कोई ख़ासी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मेन रिक्वायरमेंट यही होती है कि जो जो एम्प्लॉयर है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए होम ऑफिस से कि वो बाहर से लोग लेकर आ सकता है। उसके अलावा कोई ख़ासी आपको जो है वो ट्रेनिंग भी की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रेनिंग भी जो है वो इनफैक्ट जो एम्प्लॉयर होता है आपको प्रोवाइड करेगा जब आप वीज़ा लेकर आते हैं। और उसके अलावा कोई क्वालिफ़िकेशन हाई क्वालिफ़िकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिक इंग्लिश का जो है वो आपको करनी पड़ेगी। और बाकी और कोई ऐसी जो है आपको क्या कहते हैं कि फाइनेंस या बैंक बैलेंस भी आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द अदर कैटेगरीज आपको ऑब्वियसली अपना अकाउंट वगैरह शो करना पड़ता है 6 माह के लिए या साल के लिए। इस केयर वर्कर में ये कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही है कि एम्प्लॉयर होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए बाहर से लोग लेकर आने का। तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो इनफैक्ट हमारा प्रोग्राम देख रहा है और वो चाहते हैं कि स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो इसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, किस तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है, तो आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। स्टूडियो से नंबर भी ले लें हमारा। इसके अलावा जो है मैं बात करना चाहता हूँ एक जो है स्केल अप वीज़े का। ये भी एक नया वीज़ा था जो मैंने पहले आई थिंक एक दो प्रोग्राम में भी मैंने इसके बारे में ज़िक्र किया है। ये बिज़नेस जो है वो लोगों के लिए है और हाईली पोटेंशियल इंडिविजुअल का भी एक जो है वो वीज़ा जो है वो निकाला है इन्होंने। उसमें बेसिकली ये है कि जो हाईली पोटेंशियल इंडिविजुअल हैं उनकी रिक्वायरमेंट यही है कि जो दुनिया की रनाउंस जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो बड़ी मशहूर और यूनिवर्सिटी जो वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, 50 आई थिंक अराउंड अबाउट 50 जो है ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में, उससे अगर आप ग्रेजुएट हैं और हाई मार्क्स लिए हुए हैं तो फिर आपको बगैर किसी स्पॉन्सर से आप यहाँ पे आ सकते हैं और 2 साल का आपको वीज़ा मिलेगा। उस पीरियड में आप जो है वो काम ढूंढ सकते हैं किसी भी एरिए में। तो ये बहुत बड़ा एक जो है अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इनफैक्ट किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली हुई है। तो ये एक नया, क्योंकि ये बातें
ये इनफैक्ट ऐसी इस किस्म के जो वीज़ा होते हैं तकरीबन हर साल, हर 2 साल के बाद मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज जो होते हैं, यूरोप, अमेरिका, वेस्टर्न अपना अमेरिका भी उसमें आता था, ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड भी, ये जो एडवांस बेसिकली जो मुल्क होते हैं, कनाडा भी, तो ये एवरी ईयर या एवरी सेकंड ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन इमिग्रेशन के लेकर आते हैं, जहाँ से ये इनफैक्ट बाहर से जो है वो हाईली जो पोटेंशियल किस्म के लोग होते हैं, हाईली टैलेंटेड किस्म के लोग होते हैं, उनको ये दावत देते हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में आएँ, हमारे यहाँ शॉर्टेज है तो आप आएँ, हमारे सिस्टम को जो है वो रन करें, आप अपना टैलेंट जो है यहाँ पे दिखाएं, हमारा एक निज़ाम को जो है वो आप मदद दें। फिर हाईली पोटेंशियल किस्म के जो लोग होते हैं उनको भी दावत दी जाती है कि आप आएँ हमारे सिस्टम में आकर काम करें, हम आपको जो है एक इंटरनेशनल स्केल पे जो है वो एक तो सैलरी देंगे, उसके अलावा जो है वो हम आपको जो है इमिग्रेशन का जो स्टेटस है वो भी देंगे। तो ये सेटलमेंट में लीड करता है ऑफ्टन 5 साल के बाद में। तो ये एक ऐसा जो है ये तरीक़ाकार है जो ये जितने भी एडवांस मुल्क होते हैं ये इसको अडॉप्ट करते हैं, और हर जैसे मैंने कहा हर 1 या 2 साल के बाद ये कोई ना कोई नई किस्म के जो है वीज़े लेकर आते हैं लोगों को इनवाइट करने के लिए। इससे बेसिकली इनको तो बहुत फ़ायदा होता है, ये कोई दो राय इसमें नहीं है कि एडवांस मुल्कों को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन इसका जो है वो जो जिस मुल्क से लोग आते हैं उस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ का जो हाईली पोटेंशियल किस्म के लोग होते हैं या हाईली टैलेंटेड लोग जो होते हैं वो इनफैक्ट ये एडवांस मुल्क जो है ये अपने पास बुला लेते हैं उनको, और क्योंकि जिस मुल्क से वो आते हैं वहाँ पे उनका जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी लोअर होता है, और जो उनकी सैलरी जो होती है वो भी काफ़ी कम होती है। तो ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है लोगों को कि वो इनफैक्ट अपने लाइफ को बदलें और लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करें, और जो है सैलरी ज़्यादा जो है वो दी जाती है, तो लोग इस लालच में जो है अपना मुल्क छोड़कर बाहर आते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो जिस मुल्क से वो आते हैं लोग, उस मुल्क का अपने हालात जो है, अपना सिस्टम जो है वो इनफैक्ट जो है पहले ही वो सही तरीके से चल नहीं रहा होता, और वो मज़ीद जो है वो डिफ़िकल्टी में चला जाएगा अगर ऐसे लोग जो है वो माइग्रेट करते रहें। ये ऑब्वियसली लीगल टॉक प्रोग्राम है, इसके हवाले से ये मैं बात कर रहा हूँ कि इमिग्रेशन का जो इशू है इसको भी जो है वो इनफैक्ट इंटरनेशनली देखना चाहिए, क्योंकि सम टाइम आप अपने फ़ायदे में आकर जो है दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन जो जहाँ से भी लोग आते हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको इतना शोर नहीं है और ना ही इतनी उनको समझ है, अगर है भी है तो कोई केयर नहीं करता, क्योंकि कुछ एलीट ऐसे होते हैं जो इनफैक्ट मुल्क को रन कर रहे होते हैं, और उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होता है कि इस किस्म के हाईली पोटेंशियल किस्म के लोग उनके मुल्क में रहें, और हाईली टैलेंटेड किस्म के लोग जो हैं या इन्वेस्टर्स रहें वहाँ पे, जो इनफैक्ट मुल्क में आगे जाकर वो अपना एक मकाम बना सकें, स्टेटस बना सकें, क्योंकि ये उनके लिए थ्रेट होता है। तो वो निज़ाम को वो चेंज नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि ये लोग बेहतर है कि बाहर चले जाएं, क्योंकि कल ये किसी किस्म का थ्रेट उनके लिए ना बने। तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट है इमिग्रेशन के हवाले से। आई थिंक लीगल टॉक का प्रोग्राम है, तो हमारी ये भी इस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखना चाहिए, जो भी मुल्क बाहर से लोगों को भेजते हैं या उनके लोग यहाँ आते हैं, उनको इस चीज़ का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, विद रिगार्ड्स टू विजिटर वीज़ा, आजकल मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि विजिटर वीज़ा का जो सिचुएशन है वो अब इनफैक्ट काफ़ी बेहतर है इंग्लैंड के लिए। जो भी लोग एप्लीकेशन विजिटर वीज़े के दे रहे हैं, जब तक उनका एप्लीकेशन एज लॉन्ग एज जो पेपर वर्क है वो पूरी तरह उन्होंने ठीक पेपर वर्क दिया हुआ है, तो उनके विजिटर वीज़े के लगने के चांसेस जो हैं वो मच बेटर हैं। मैं आपको थोड़ा सा जो है इसका प्रोसीजर बताता जाऊँ, क्योंकि मैं ये रेगुलर हमारा काम है। दफ्तर जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में भी हमारा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, पहले किसी एजेंट से उन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ था और एजेंट ने उसमें जो है वो कुछ चीज़ें उनको नहीं मालूम होती, क्योंकि ऑल दो वो बड़े अरसे से काम करते हैं, लेकिन बिकॉज़ वो
क्या कहते हैं एक्सपर्ट नहीं है, लीगली क्वालिफाइड नहीं है, तो छोटी छोटी जो है वो मिस्टेक्स करते हैं और उस मिस्टेक की वजह से जो है वो एक ठीक ठाक आदमी के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के बावजूद भी उनका वीज़ा जो है वो इनफैक्ट रिफ्यूज़ हो जाता है। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि छोटी छोटी मिस्टेकों को अवॉइड किया जाए तो विजिटर वीज़ा जो है वो आजकल बहुत सारे जो है वो लग रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपने जो उनका रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरी करते हैं। सबसे पहले जो है ना, जो 6 माह का स्टेटमेंट होता है, इसको आपको बड़ी जो है वो आपको समझ होनी चाहिए कि 6 माह की स्टेटमेंट वो क्यों मांग रहे हैं। 6 माह का स्टेटमेंट इसलिए वो मांगते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आप अपने मुल्क में कुछ काम कर रहे हैं, आपको रेगुलर अर्निंग आ रही है या नहीं आ रही है। और क्या ऑफ्टन ऐसे होता है कि जो हमने देखा जो रिफ्यूज़ होते हैं उसमें अगर कोई आदमी काम भी कर रहा है तो वो क्या करता है कि काम के अलावा भी जो है ना वो एक्स्ट्रा पैसे जो है अपने अकाउंट में डाल रहा है। वो समझ रहा है कि मैं अपना अकाउंट बेहतर बना रहा हूँ और जब बेहतर होगा तो मेरा वीज़ा आसानी से लग जाएगा। लेकिन ये इनफैक्ट जब आप करते हैं तो आप अपने केस को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से जब वो आपसे पूछेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपकी मंथली इनकम क्या है, तो आप डालते हैं जो भी 50-60,000 रुपीज़ हैं जो भी है वो आप डालते हैं, और वो हर मंथ में उसको अकाउंट में हर मंथ जाना चाहिए। वो उतनी जितनी अमाउंट फिक्स अमाउंट जो आपकी होती है वो आपके अकाउंट में जाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर जो है वो एक्चुअली इजाफी पैसे आप डाल रहे हैं तो फिर वो आपका वो कहेंगे जी हम ये नहीं मानते हैं कि ये पैसे आपके हैं, आप ये जो है ये स्टेटमेंट बना रहे हैं सिर्फ जो है विजिट वीज़े के लिए। तो क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आपका काम है और काम से आपको 50,000 आ रहा है, वो 50,000 तो आपके अकाउंट में जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जो इजाफी पैसा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। तो अनलेस आप वो एक्सप्लेन करें या कोई डॉक्यूमेंट साथ शो करें कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आपका वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो इनफैक्ट बहुत कम हो जाते हैं। कभी कभी तो हो सकता है कि बाय चांस आपका वीज़ा लग जाए, लेकिन ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन में वीज़ा लगने के चांसेस नहीं हैं। उसके अलावा और भी बात यह है कि हमारे कुछ लोग जब हमें कहते हैं जी आपका ये जो बैंक स्टेटमेंट टैली नहीं कर रहा, आपके जो जो आपको सैलरी आ रही है, वो कहते हैं जी कैश मिलता है, कैश हम कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ हम जो है वो अकाउंट में डालते हैं। तो फिर क्योंकि वो देखना ये चाहते हैं कि अगर आप जो भी जो डिक्लेयर कर रहे हैं कितनी सैलरी आ रही है वो रेगुलर बैंक में जा रही है या नहीं जा रही। तो वो लोग कि जैसे मैंने कहा कि वो क्या करते हैं कि पहले कुछ वो इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो बचा वो अकाउंट में डाल देते हैं। ये भी तरीकाकार जो है वो गलत है। अगर आपने विजिटर एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि जो आपकी अर्निंग आ रही है वो अपने अकाउंट में डालें, फिर उससे निकाल लें। बेशक जो है मंथली जो भी आपका अखराजात होते हैं वो आप जो है वो निकालें उससे। और वो जब वो सवाल ये इसके बारे में भी सवाल पूछते हैं कि आपका मंथली जो है वो अखराजात क्या हैं, तो वो भी आप फिर बड़े आसानी से जो है अपने एप्लीकेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके बैंक स्टेटमेंट में वो भी टैली हो रहा है कि रेगुलर आप जो है वो हर माह में वो अपना जो अखराजात के पैसे हैं वो आप निकाल रहे हैं और जो आपकी सैलरी है वो रेगुलर आपके अकाउंट में जा रही है। अगर इसमें आपके अकाउंट में कोई भी एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी है। सम टाइम अभी जो मैं रिसेंटली देखा एक एप्लीकेशन, उसमें जो वो इनफैक्ट वेल ऑफ थे, उनके पास काफ़ी पैसा आ रहा था, लेकिन अब मसला ये था कि जो उन्होंने कशवारे जमा किए हुए थे तो उस कशवारों में जो है उन्होंने डिक्लेयर जो इनकम की हुई थी, आई थिंक ऑब्वियसली टैक्स पर्पस के लिए उन्होंने वहाँ पे जो है इनकम थोड़ी कम शो की हुई थी, लेकिन जो उनकी एग्रीमेंट थी या जो उनके जो अकाउंट्स थे उसमें जो है पैसे इनफैक्ट ज़्यादा आ रहे थे। तो अब बिकॉज़ उनकी जो अकाउंट्स हैं वो उनकी स्टेटमेंट के साथ टैली नहीं कर रहे थे, तो उसकी वजह से जो है वो उनका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुआ। फिर ऑब्वियसली हमारे पास आए, हमने उनसे एक्सप्लेनेशन ली कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर उन्होंने हमें बताया कि ये जो सिचुएशन है इस वजह से आ रही है। तो हमने दोबारा एप्लीकेशन जो है वो डाला और उसके साथ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की कि इनफैक्ट जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट किस लिए आ रही है। जैसे पहले इनिशियली जो मैं इश्यू ये समझ रहा था कि वो इनफैक्ट कोई जो पैसे छुपाने की वजह से कुछ कर रहे थे या कुशवारों की वजह से, लेकिन वो सिचुएशन ये नहीं थी। वो इनफैक्ट हमें पता चला बाद में जब हमने डिटेल क्लाइंट को सवाल किए तो पता ये चला कि इनफैक्ट जो कोरोना का पीरियड था उसमें जो उनकी शॉप्स जो रेंट पे दी हुई थी उन्होंने, उसमें बहुत सारे जो उनके टेनेंट थे वो इनफैक्ट रेगुलर जो मंथली रेंट था वो रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड था, सारी जो बिज़नेस थी वो सीरियसली अफेक्टेड थी, तो इस हवाले से वो भी लोग अफेक्टेड थे। और
वो बेचारे जो है वो इनफैक्ट मंथली रेंट जो है वो शायद ना दिया, नेक्स्ट मंथ दे दिया, फिर उसके बाद वो जो जो है जो क्यूमुलेटेड होता रहा रेंट, तो वो फिर बाद में कहीं उन्होंने ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, तो जैसे वो देते थे उसी तरीके से जो है उसके बैंक में रिफ्लेक्ट भी हो रहा था। तो अब ऑब्वियसली जब आप कहते हैं कि मंथली रेंट मुझे इतना आ रहा है और एक मंथ में कुछ भी नहीं आया, दूसरे मंथ में डबल आ गया या वो आधा और आ गया, या फिर दो तीन माह का पीछे रुका हुआ था वो उसने किस्त दे दी, तो फिर वो टैली नहीं कर रहा था। तो फिर हमें जब हमने एप्लीकेशन किया तो हमने एक्सप्लेनेशन दी वहाँ पे कि मंथली रेंट तो ये है, लेकिन आप जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें हमने लिखा कि क्योंकि कोरोना की वजह से इनफैक्ट जो टेनेंट थे वो सफ़र कर रहे थे, तो वो रेगुलर पेमेंट जो है रेंट की नहीं कर रहे थे, इसलिए कई जगह पे रेंट जो है वो एक मंथ में नहीं आ रहा, कई जगह पे रेंट डबल आ रहा, कई जगह पे रेंट जो है वो आधा आ रहा है। तो ये सारी वजह ये थी। और फिर ऑब्वियसली क्योंकि जैसे जैसे वो रेंट रुका हुआ था तो जो लैंडलॉर्ड था उसके भी ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर जो था, अखराजात थे, वो भी इनफैक्ट वो उसको भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो जब वो इनफैक्ट पैसे आ रहे थे तो उसी हिसाब से वो इस्तेमाल कर रहा था, उसके अपना बैलेंस जो है वो भी कम होता जा एवरी मंथ होता था। तो वो भी हमने एक्सप्लेनेशन दी कि ऑल्दो इसको पैसे तो रेगुलर आ रहे थे, क्योंकि इन बिटवीन ऐसा सिचुएशन थी कि जहाँ पे वो टेनेंट पैसे नहीं दे रहे थे और इसका अपना जो ज़ाती जो सिलसिला था या फाइनेंशियल सिचुएशन थी उसमें जो है एक्सक्यूज़ मी, उसमें भी उसको जो है वो फिर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आई और वो उसने बाहर से फिर लोगों से जो है वो उसने भी लोन लिए, और फिर ये जो पैसे आने शुरू हुए तो फिर वो जो लोन लिए हुए थे वो लोन इनफैक्ट वो भी उसने पे करने थे। तो इसलिए जब एंड ऑफ मंथ आता था तो उसकी जो एक्चुअल पैसे बैलेंस रह जाता था वो काफ़ी कम हो जाता था। और कम होने की वजह ये थी कि जैसे हमने कहा फाइनेंशियली वो भी सफ़र कर रहा था, रेंट रेगुलर नहीं आ रहा था, और आगे से उसने अपने भी एक्सपेंडिचर मीट करने थे, तो वो बीच में जो है वो इनफैक्ट लोन वगैरह ले रहा था। तो अब वो लोन आस्ता आस्ता जैसे रेंट आना शुरू हो चुके हैं तो वो लोन इनफैक्ट वो दे रहा है, तो इसलिए वो बैलेंस जो है वो कम आ रहा है। ये चीज़ें ऑब्वियसली जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें तो उनके स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का अगर आप जवाब स्टैंडर्ड नहीं देंगे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये सूरत हाल क्यों डेवलप हुई, किस लिए डेवलप हुई। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि आम एक जो कंसल्टेंट बैठा हुआ है उसको शायद इन बातों का एक्सक्यूज़ मी, वो इन बातों का जहन में उसको ख्याल नहीं आता है, क्योंकि वो कहता है जी पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, इनका ये एग्रीमेंट भी साथ लगा हुआ है कि ये वेल ऑफ है, इनकी वो जो तो इनका वो बहुत बड़ा सेटअप है, तो डेफिनेटली इनका वीज़ा लग जाएगा। नाज़रीन कॉल ले लेते हैं, उसके बाद ये बात को जारी सारी रखेंगे। जी कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम सर, हम लोग बर्मिंघम से बोल रहे हैं। जी वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बर्मिंघम से सर। जी जी हाँ फरमाएं जी, सवाल क्या है आपका? सर, ये सवाल है कि अभी ये जो गवर्नमेंट निकाला था इन्होंने 7 ईयर बेस के, जो जिसका 5 साल इधर हो गया उनको कंसेशनरी वो कंसेशनरी ILR देंगे। जी तो उस जी पर अप्लाई किया था हम लोगों ने, जी जी तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज़ कर बोलते दिया। आपको 10 साल नहीं हो, लेकिन वो तो 5 साल का उसका वो था ना, उनका वो रिक्वायरमेंट 5 ईयर का। देखें इसमें जो है ना, ये बहुत सारे लोगों को इस बात की जो है समझ नहीं है कि पहले आपने जो है ना 5 साल वो पूरे करने के बाद अप्लाई करें, फिर आपको वो जो है बाद में 1 साल और पूरा करना पड़ता है उसके बाद वो। लेकिन इनिशियली आप जिस जिस रूट पे थे ना वो भी डिपेंड करता है कि आप किस रूट पे थे। अगर आप ऑब्वियसली 10 साल के रूट पे थे हाँ, तो रिच डेस्टिनेशन 10 ईयर रूट के ऊपर हम लोग थे। नहीं, उसको जो है ना वो बेसिकली नहीं चेंज करते। जो 10 साल के रूट पे पहले लोग थे ना, अगर वो 5 साल पूरे कर लेते हैं तो उसको वो नहीं चेंज करेंगे। आप अगर निचली जो है ना आपका लेस से कि 5 साल के रूट पे थे और किसी वजह से आप वो 5 साल रूट जो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पूरी कर सके या 18,600 तनख्वाह की वजह से पूरी नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से फिर उन्होंने आपको जो है वो डाल दिया 10 साल के रूट पे। तो वो उन लोगों के लिए ज़्यादातर ये जब उन्होंने निकाला था तो उन्होंने बोला कि जो 7 ईयर में जो चाइल्ड इधर आया, उसने अपना हाफला इधर दिया जी गुजारा जी 7 ईयर वाले जो है ना, वो जो 7 साल के जो लोग बच्चे हैं वो 7 साल का ही रूल था।
उसमें ये नहीं था कि आपको बेसिकली जो है जब 5 साल पूरे हो जाए तो फिर आपको जो है ये कंप्लीट करना पड़ेगा। इन्होंने किया था ना 18 ईयर के 25 के बीच में जो हो गया इनका देखो इधर ये जो उन्होंने कहा था ना वो लीगली जो है लोगों को उसकी समझ नहीं आई है, क्योंकि ये जितने भी एप्लीकेशन कुछ लोगों ने डाले उनको सही तरीके से ये जो रूल की समझ नहीं थी तो वो रिफ्यूज़ ही हुए हैं। ये आपको एक्चुअली बेहतर यही है कि अगर आपने दोबारा करना है तो हमारा नंबर ले लें, आप मुझसे रब्ता कर लें, मैं फिर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं था जैसे लोगों ने समझा था। बहुत सारे वकील भी इसमें जो है वो उन्होंने गलतियाँ की कि जब उन्होंने ये बात की तो वो एक्चुअली मिसअंडरस्टूड हो गए कि जो लोग भी 10 साल के रूट पे थे वो अगर जब उन्होंने 5 साल पूरे कर लिए तो वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल ही गलत जो है वो अंडरस्टैंडिंग थी, और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने जब अप्लाई किया तो वो रिफ्यूज़ भी हुआ। और कुछ ऑब्वियसली वकीलों को ने इसमें डिटेल जाकर स्टडी नहीं की थी, और जब रिफ्यूज़ हुआ तब उन्हें पता चलना शुरू हुआ कि ये एक्चुअली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना बेसिकली वो समझ रहे थे कि जो भी 10 साल के रूट पे हैं जब वो 5 साल कंप्लीट करेंगे तो उनको जो है वो अप्लाई कर अभी सकते उन्होंने हैं। वो डाला वो उसमें रिव्यू में डाला वो क्या बोलते एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में कुछ होगा उसका नहीं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। जो भी आपका वकील है ना वो इनफैक्ट उसको जुडिशल रिव्यू में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उसे इस बात की सही तरीके से समझ नहीं है। अगर आप वो रिफ्यूज़ल का कॉपी हमें भेज देते हैं तो हम आपको बता सकते हैं एग्जैक्टली वो क्या उन किस रीज़न पे उन्होंने आपका रिफ्यूज़ किया है और कौन उन्होंने सा। बोला कि आपका 10 ईयर नहीं पूरा हुआ, आपको उस बीच में लीगल था 2-3 साल बचे, इसलिए उसके बोला हो गया। नहीं, अगर लेकिन उन्होंने देखो जब उन्होंने बच्चों को 10 साल तो पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बच्चों का रूट जो है वो 7 ईयर है। यही मैं हाँ कह जी, रहा हूँ ना कि अगर वो मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा ना कि क्या हुआ। 10 साल का तो वो बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि आपने जो है वो 10 साल पूरे नहीं किए, बच्चों के रूट पे अगर आपको मिला था तो उसमें तो 7 साल है, 10 साल तो है ही नहीं है। वही उसी उसी बात हम लोग किए, वही तो हम लोग हैरान हो सरप्राइज हो गया ना ये सर। नहीं, तो वो क्या वो करा फिर है? वो तो या फिर कोई ना कोई उसमें जो है ना उनको या समझ नहीं आई होम ऑफिस को कि आपने एप्लीकेशन वही क्या डाला। जो आपका वकील था उसकी कवरिंग लेटर में एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी कि वो इसलिए इसको क्यों इस वही जो बोला है। था सर, वही बोला था कि जिसको 5 साल इधर हो गया वो यानी कि जो जो 18 से लेके 25 के बीच में उसका एज है मैटर, उसका बेस पे किया था इन्होंने, निकाला था ना कि जिसको 5 साल हो गया है 7 ईयर बेस के ऊपर वो कर सकता कंसेशनरी लीव ILR के लिए। नहीं नहीं, आई थिंक उसके लिए नहीं था। आप ये जो भी है ना ये जो 18 से लेकर 25 साल का जो एज था ना, अगर आपने उस पीरियड में अपना ज़्यादा उम्र जो है ना, वो आप बात कर रहे हैं कि इस ये जो पीरियड है अगर आपका ज़्यादा उम्र जो है वो आपने इंग्लैंड में गुजारी है हाँ सर, ये इंग्लैंड में जारी सर, वही या, तो उधर वो बेसिकली उस हवाले से जो है ना वो एप्लीकेशन आपको कोई आई थिंक इनिशियली आपको लीव टू रिमेन मिला था। अब या उस बेसिस पे जो है वो उसने अप्लाई करने की कोशिश की है कि ये 5 साल इसने कंप्लीट कर लिए हैं तो लेकिन वो रूट जो था वो 10 साल का ही है, वो 5 साल का नहीं है, ना ही वो 7 साल का है। वो एक्चुअली 10 साल का ही है। अगर आप 18 से लेकर जो 25 साल की रेंज में आते हैं तो आपने उस बेसिस पे आपको ज़्यादा अरसा आपने यहाँ पे गुजारा तो आपने लीव टू रिमेन जो है वो आपको मिला है, वो 10 साल उसको अप्लाई नहीं करेगा। वो डेफिनेटली आपके वकील को इस बात की समझ नहीं आई है तो इस वजह से वो रिफ्यूज़ हुआ। तो जुडिशल रिव्यू पे भी अल्लाह करे आपका हो जाए, लेकिन जहाँ तक मेरा लीगल ओपिनियन विदाउट सीइंग दी पेपर्स मुझे ये बात तो मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं उससे मुझे लगता है कि वो नहीं होगा। तो सर वही मेरे को समझ नहीं है उन्होंने डिस्कशन वालों को क्यों ऑफर किया है अभी, ये 10 साल जिनका हो गया, देखिए 10 साल यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये मिसकंसेप्शन है ना। जब उन्होंने ये कहा था कि आप अगर 10 साल पे रूट पे हैं, 10 साल के रूट पे बहुत सारे लोग हैं। नहीं ये 10 साल का आपका सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है। आप जैसे आप बता रहे हैं कि मुझे कि वो 18 से लेकर 25 साल की उम्र में ज़्यादा अरसा यहाँ रहा तो उस बेसिस पे वो लीव टू रिमेन 10 साल पे उन्होंने डाला। नहीं नहीं और नहीं नहीं, सर हम लोग को ये 7 ईयर बेस के उसको मिला था बच्चे को। नहीं, 7 ईयर मिले तो वो तो बेसिकली 18 से नीचे होगा तो तब मिलेगा ना। 18 से हाँ ऊपर हो नहीं जाए नहीं फिर 7 नहीं वो मिलता है, फिर 7 वो नहीं मिल रह गया, जाता। वो सर वो मिल गया था 18 से पहले मिल गया था उसको। हाँ, वो 18 उसको से नीचे होगा ना, उसकी उम्र हाँ 18 से नीचे, कम होगी ना। हाँ नीचे था उसको मिल गया, उसके बाद 5 साल उसने उसके डिस्कशन लीव के ऊपर गुजारा, डिस्कशन लीव के ऊपर 5 साल के ऊपर हो गया। क्योंकि वो इनिशियली उसको एक्चुअली ये जो है ना वो 7 साल के रूट पे मिला था, 7 साल के रूट पे होना चाहिए था ये।
ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये लोग नहीं समझ रहे, वकील भी नहीं समझ रहे थे। तो बेहतर है अगर आपने डिटेल इसके बारे में लेनी है तो हमारा इकरा स्टूडियो से नंबर ले लें, क्यों मैं बैरिस्टर हूँ, मैं आपको सही तरीके से इससे समझा सकता हूँ। ये बहुत जा जी नाजरीन सेकंड कॉल लेते हैं। कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं लंदन से मरियम। जी वालेकुम सलाम मरियम। जी मैंने आपसे ये सवाल करना है कि मेरे मियाँ जो है उनको वीज़ा मिले था फैमिली बेस पे, 10 साल की रूट पे थे वो। जी जी तो उनको 5 साल हो गए, ये तीसरी एक्सटेंशन है उनकी। तो हमने सुना था कि शायद वो 5 साल के बाद करते हैं, स्टे दे देते हैं, तो उसके लिए कोई नया रूल आया है? देखो ये इसी बारे में अभी जो है कॉलर थे वो मुझसे बात कर रहे थे कि उनको भी जो है वो 10 साल के रूट पे थे और उन्होंने एप्लीकेशन किया, 5 साल जब कंप्लीट हो गए तो वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो चुका है। अब उन्होंने जुडिशल रिव्यू के लिए चैलेंज किया हुआ है। ये जो रूल था ये एक्चुअली इतना सिंपल नहीं था जितने लोगों ने या वकीलों ने समझ लिया कि जो भी लोग 10 साल के रूट पे थे जब वो 5 साल अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो इनफैक्ट उनको जो है वो मिल जाएगा, स्ट्रेट अवे जो है उनको जो है वो इंडेफिनिट लीव मिल जाएगा। उसमें रिक्वायरमेंट जो है आपको 5 साल के रूट में ये वो भी थी, आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी करना पड़ेगा। वो उन्होंने कर ली, लाइफ इनकी यूके भी कर लिया, और उसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि B2 चाहिए और कुछ कहते हैं B1 चाहिए। जी जी वो आपको इनिशियली शादी के बेसिस पे मिला था? बच्चों की बेसिस पे जी, बच्चों की फैमिली बेसिस पे जी। फैमिली बेसिस पे आपको मिला, तो लेकिन 7 साल के रूट पे था वो आपके नहीं बच्चे? नहीं, वो 10 साल के रूट पे, 10 साल के रूट पे उन्होंने डाला था, और उस वक्त उनकी रिक्वायरमेंट जो थी वो 18,000 उनके पास उनकी नहीं थी, जॉब नहीं था, तो इस वजह से। अब वो 18,600 जो है वो तनख्वाह उन्होंने अपनी अभी वो रिक्वायरमेंट पूरी है उनकी? जी वो पूरी है, और उन्होंने लाइफ इन दी यूके भी कर लिया, और जो दूसरा B1 वाला टेस्ट भी किया है। कोई कहते हैं B2 है और कोई कहते हैं B1 जी है। जी वो बेसिकली आई थिंक आपकी सिचुएशन थोड़ी सी पहले वाले कॉलर से डिफरेंट है। आप क्योंकि आपका जो इनिशियल रूट था वो 5 साल की था, वो आपका इनिशियल रूट चेंज इसलिए हुआ कि जैसे आपने कहा कि तनख्वाह आप पूरी नहीं कर सकते थे इंग्लिश लैंग्वेज, वो अगर आप पूरी कर सकते हैं तो आपका एप्लीकेशन आप डालेंगे तो आपके चांसेस जो है वो 5 ईयर रूट पे आपको मिलने के ज़्यादा हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब तक मैं आपका पूरा केस या पेपर वर्क नहीं देखता हूँ तो मैं आपको फुल एडवाइस नहीं कर सकता। आप बेहतर यही है कि आप हमारा नंबर ले लें स्टूडियो से, फिर आप हमसे रब्ता कर लें तो हम फिर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर लेंगे। आपकी सिचुएशन पहले वाले कॉलर से डिफरेंट है क्योंकि ठीक, तो अब जी अभी आपका आप इनिशियल रूट जो था वो 5 साल का था, उसको चेंज इसलिए किया गया कि आप रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकते थे। तो उसमें चांसेस, क्योंकि ये डिस्क्रेशनरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रेशन है होम ऑफिस की कि वो आपको, अगर आपने वो जो रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली इसके एप्लीकेशन डाल सकते हैं। शुक्रिया आपके कॉल का। जी तो ओके, नंबर आप कहाँ से ये लेंगे? स्टूडियो होल्ड करें, आप होल्ड करें। तो मैं नेक्स्ट कॉलर ले लेता हूँ। कौन और कहाँ से? जी हेलो, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई साहब, मैं सुल्तान बात कर रही हूँ। मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे एक केयर की ज़रूरत है। जी जी तो मेरे पास मेरी नेफ्यू है, तो आए हुए हैं स्टूडेंट, उनकी डिपेंडेंट, उनकी दोनों की वाइफ स्टूडेंट है, उनके साथ आए हुए हैं। तो क्या मैं उनको आगे मतलब अपने केयर के तौर पे अप्लाई कर सकती हूँ, क्या 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 तरीका था? देखिए वो विजिटर वीजे पे आए हुए हैं, नहीं, वो डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट उनकी वीजे। वाइफ है, दोनों दोनों की जो वाइफ है ना, वो स्टडी के लिए आई हुई है। तो अच्छा आगे उन्होंने PSW लेना है, यानी उनकी स्टडी जब खत्म होगी जी जी नेक्स्ट ईयर, तो उन्होंने PSW लेना है। और उससे उससे पहले मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी खुद भी हेल्थ ठीक नहीं है, और मेरे जो है ना ग्रैंड चाइल्ड है, वो मतलब ये क्या है, डिस्बिलिटी देखो प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैटेगरी वो चेंज करने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन केयर वर्कर के लिए आपको जो है ना मसला ये बनेगा कि ऑफ्टन होम ऑफिस टर्न्स अराउंड, वो ये कहते हैं कि आप लोकल काउंसिल के पास जा सकते हैं, वो आपको केयर वर्कर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये जो है ये भी एक मिथ है, क्योंकि लोकल काउंसिल जो है वो एक्चुअली आपको को केयर वर्कर अगर देगी भी तो 1 या 2 घंटे ड्यूरिंग डे टाइम आपको वो दे सकती हैं। इससे ज़्यादा उनके पास ना केयर वर्कर्स हैं और ना ही वो अफोर्ड कर सकते हैं कि केयर वर्कर जो है वो आपको जो है डेली जो आपको केयर चाहिए वो उतनी केयर वो आपको नहीं दे सकते हैं। उसके लिए
लिए मैंने पहले भी कई लोगों को ये सजेस्ट किया था कि आप अपनी लोकल काउंसिल को एक एप्लीकेशन या एक लेटर लिखें। उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो बेसिकली केयर की ज़रूरत है, क्या आपके पास इस किस्म का केयर वर्कर्स मौजूद हैं जो मुझे पर्सनल जो केयर चाहिए उसको वो मीट कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको वहाँ से कोई लेटर आ जाता है कि वो कहते हैं जी नहीं हमारे पास ये इस किस्म की जो है फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो फिर जब आप एप्लीकेशन डालेंगे तो वो लेटर आप साथ लगा सकते हैं। फिर होम ऑफिस के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके जो भी केयर वर्कर है, जो आप अपना फैमिली मेम्बर जो भी आप उसको केयर वर्कर बनाना चाहते हैं, तो वो जो रिक्वायरमेंट आपकी जो है या आपकी ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने फैमिली मेम्बर जो हैं वो आपकी केयर कर सकते हैं, तीसरा बंदा वो नहीं कर सकता। तो उस हवाले से पॉसिबल है कि आपका जो है वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाए। लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा है कि एप्लीकेशन करने वाला वकील जो है उसको भी वो बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको सारी बातें एक्सप्लेन करनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर काउंसिल आपका ऑफिस, सॉरी मैंने कहा माफ, और आपका ऑफिस कौन सी जगह पे है लंदन में? हम ईस्ट लंदन में वॉल्थम स्टोर में होते हैं। अच्छा, आप किस इलाके से बोल रहे हैं? हम गेटवे एयरपोर्ट से बात कर रहे हैं। बेडफोर्ड से? गेटवे क्रॉली, गेटवे क्रोली से, अच्छा ठीक है ठीक। आप जो है ना दफ्तर से हमारा होल्ड करें नंबर, तो वो दफ्तर वाले आपको जो है हमारा जो है फ़ोन नंबर दे देंगे। आप फिर हमसे रब्ता कर लें और फिर हम जो है वो कोशिश करते हैं कि आपका एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाए। क्योंकि केयर वर्कर की यहाँ बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि आप ब्रिटिश हैं, आपका बेसिक राइट है टू केयर। अगर आपके स्टेट केयर नहीं प्रोवाइड कर सकती, सच्ची बात हुई है कि इधर मैन भी आ जाता है तो लेडीज भी होती हैं, और फिर हम चाहते नहीं है कि हमारे मुसलमान हैं और हमारे बच्चों बड़ी लड़कियां हैं। यही बात मैं कह रहा हूँ ना कि ये बहुत ज़रूरी है अपने एप्लीकेशन में एक्सप्लेन करना होम ऑफिस को कि आपको क्यों अपना ज़ाती बंदा चाहिए केयर वर्कर, क्योंकि ये जो सिचुएशन है आपकी कंपेटेबल नहीं है आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड में है। कि अगर बाहर से कोई आदमी आता है या बाहर से कोई औरत आती है तो फिर उसमें बहुत सारी ऐसी ज़ाती कोई चीज़ें मसले मसाइल होते हैं जो आप उनके साथ शेयर नहीं कर सकते। जी, मैं पढ़ नहीं सकती। आपकी वो कंपनी का क्या नाम है? एंड नेशन वाइड लॉ एसोसिएट्स, नेशन वाइड जा वाइड, ठीक है जी। आप नंबर ले लें तो वो आपको जो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह जी। आप होल्ड करें, नंबर होल्ड, अपना टेलीफोन होल्ड करें, वो आपको दे देंगे जी। नाजरीन, ये 3 कॉलर थे। ऑब्वियसली एक नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो बात करेंगे इनकी सिचुएशन की। अच्छा, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, कौन और कहाँ से? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद है जी, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी जी खालिद साहब, जी फरमाएं। जी, अब मुझे एक्चुअली आपसे एक मशवरा लेना है। मेरी बेटी का एक्चुअली थोड़ा सा इशू बना हुआ है इसका, इमिग्रेशन का। जी जी मेरी बेटी आई थी उस पे विजिट, सॉरी स्टूडेंट वीजे पे। जी जी तो चूंकि वो ओवर 18 थी तो मेरी बाकी फैमिली तो आ गई थी जी जी मेरे इंडिपेंडेंट के तौर पे। तो लेकिन बेटी चूंकि ओवर 18 थी तो उसको फिर वीज़ा रिफ्यूज होने की वजह से फिर मुझे ऑप्शन थी सिर्फ यही के। तो आप यूरोप से आए हुए थे? नहीं, मैं पाकिस्तान से आया था सर, डायरेक्ट नहीं, HSMP वीजे पे आया था मैं। अच्छा खुद, अच्छा ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने फैमिली का अप्लाई किया था। तो लेकिन मेरी बेटी जो है वो उसकी ओवर 18 थी जब मैंने अप्लाई किया बच्चों का, फैमिली का। तो उसको नहीं मिला था, तो उसको फिर मैंने स्टूडेंट वीजे पे बुलाया था। जी जी तो उसके बाद फिर वो पढ़ती रही यहाँ पे, उसने मास्टर्स किया, तालीम से मुकम्मल की। जी जी तो फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप एक काम करो, यूरोप के किसी भी कंट्री में चले जाओ, तो वहाँ पे काम करो आप 4-5-6 माह, तो उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जी जी तो मैंने फिर आयरलैंड में मैं रहा 5-6 माह, वहाँ पे मैंने काम किया। तो उस डॉक्यूमेंट फिर उस बेस पे यहाँ पे अप्लाई किया हमने, यूरोपियन जो है ना उसके उसमें। अच्छा, तो लेकिन वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, ये तो आपका केस बनता ही नहीं, चूंकि आपके पास यूरोपियन नेशनैलिटी नहीं है, तो इसलिए आपका वो नहीं बनता केस। नहीं उस वक्त यूरोपियन नेशनैलिटी तो नहीं, अभी की बात कर रहे हैं जब हम यूरोप में थे तब गए थे? नहीं, जब यूरोप में थे तब की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2015-16 तो की बात है। जो है यूरोपियन नेशनैलिटी तो आपकी होनी जरूरी नहीं थी, आपके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी तो थी ना उस वक्त? ब्रिटिश थी, तो मैंने वहाँ पे काम किया हाँ, तो फिर तो आप ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे थे ना, फिर तो वो सही बात थी। वो आप वहाँ पे जब गए हैं, आपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे थे, तो यूरोपियन लॉ के अंडर आप एप्लीकेशन जो है डिपेंडेंसी का जो है वो डाल सकते थे,
बेटी का, लेकिन वो रिफ्यूज़ हो गया, तो फिर आपने कोई चैलेंज नहीं किया, अपील नहीं की उसको थी? चैलेंज किया था सर, उसकी हमने अपील की थी उसमें तो, लेकिन अपील में भी जब हम गए हैं हियरिंग पे तो जज ने यही कहा कि आपका तो बनता ही नहीं है, आपका राइट्स ही नहीं है। तो फिर उन्होंने हमें ऑफर की कि आप क्या करना चाह रहे हो, तो फिर मेरा जो बैरिस्टर था वहाँ पे उसने मुझे कहा कि बेहतर है आप अपनी विड्रॉ कर लो ना एप्लीकेशन, क्यों ये तो देखिए, वो ये तो ऑब्वियसली बात लीगली तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसे उसने क्यों किया, या आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, या क्योंकि ये जो होता है ना, ये सुरेंद्र सिंह का रूट है, आप यहाँ से वहाँ दूसरे मुल्क में जाते हैं, जो यूरोपियन, तो वहाँ आप जब रहते हैं तो आपको पूरा इस्टेब्लिश ये करना पड़ता है कि आप जो है वो जो है इंग्लैंड छोड़कर आप आइलैंड में जो है आप रह रहे हैं, अब आइलैंड आपका जो परमानेंट ये वो तो रईस मैंने का है, पूरा वो वहाँ पे सारे का काम सारा खुद पेपर मैंने जो काम किया ना जी वहाँ जी पे, तो नहीं मैंने पूरे उसके सारी मैंने लगाई अपनी पे स्लिप्स वगैरह हर चीज जो है, लेकिन मेरी बेटी ने साथ मूव नहीं किया था मेरे, नहीं, बेटी मेरी यहीं पे थी। बेटी को तो साथ मूव करना चाहिए ना, क्योंकि ऑब्वियसली डिपेंडेंसी तो तब होती है ना। फिर भी एक्चुअली हो सकता था, क्योंकि उसके रूल ये थे कि जो है ना आपके साथ वो मूव हो रही है या आपके वो डिपेंडेंट हैं, हाँ तो डिपेंडेंट में तो थी ना वो तो, यानी कि मैं वहाँ था लेकिन वो मेरी डिपेंडेंट बतौर डिपेंडेंट ही यहाँ पे थी। नहीं, उसका आपने कोई सबूत दिया था कि उसको आपको रेगुलर पैसे भेज रहे हैं, और जो है वो जी हाँ, वो तो मैंने उनको सारा दिया शुरू से, जब वीजा उसका अप्लाई किया तब भी पैसे मैंने ही दिए थे उसके सारा खर्चा, उसके बाद हमारे साथ ही वो रह रही है यहाँ पे, देखें। उसके अब सारे मैं जितनी इसको फीस वगैरह हर चीज सारी मैं ही दे रहा हूँ। जो वकील या बैरिस्टर किया था, वो इंग्लैंड के था या आयरलैंड का था? हाँ वो इंग्लैंड से थे, यहीं से लंदन से थे हमारे। देखिए, ऑब्वियसली जब तक मैं पेपर या रिफ्यूज़ल लेटर ना देखूं, मैं आपको अब इसके मैं बारे में ऑनलाइन आपको नाम नहीं बता सकता, क्यों जरा अच्छी बात नहीं होती नहीं, वरना। वो नहीं बताना चाहिए, मैं भी नहीं पूछना जी जी चाहता, लेकिन आप उसका जो रिफ्यूज़ल लेटर है ना, वो अगर जी हम जी हमारे स्टूडियो से आप नंबर ले लें हमारा, और फिर वो जो व्हाट्सअप हमें उस पे जो है ना, या ईमेल आप कर दें हमें रिफ्यूज़ल लेटर, तो हम फिर देख सकते हैं कि एक्चुअल उसकी वजह क्या थी, किस लिए उन्होंने किया। जैसे आप बता रहे हैं, वो तो लगता है कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन वो तो सही आपने फॉलो किए हैं, ट्रीटी राइट एक्सरसाइज भी कर रहे थे, तो उसमें ये है कि शायद आपकी बेटी उस वक्त यहाँ पे गैर कानूनी तो नहीं हो चुकी थी इंग्लैंड नहीं में? नहीं, मेरी बेटी स्टूडेंट थी, उस टाइम भी स्टूडेंट थी, वैलिड स्टूडेंट था, उसके पास वीजा था। ये जो है ना, ये आई डोंट नो, तो मैं मुझे नहीं इसमें पता क्या वजह है, क्योंकि जब हम गए वहाँ पे हियरिंग पे तो मेरा बैरिस्टर ने बल्कि मुझे कहा कि नहीं ये तो नहीं आपका बनता ही नहीं है, ये तो पता नहीं क्यों उन्होंने अप्लाई क्यों कर दिया, तो नहीं, उसमें वो फिर तो कोई ना फिर कोई जो है ना, वो जिसने भी अप्लाई किया उसने कोई ना कोई लीगल मिस्टेक की हुई थी, जिसकी वजह से आगे जाकर फिर बैरिस्टर को ये मजबूरन आपको कहना पड़ा कि आपका बनता नहीं है। आप वो रिफ्यूज़ल लेटर वगैरह दिखा दें तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे अब ऑब्वियसली उसका तो कोई हल हो नहीं सकता, वो तो आउट ऑफ टाइम हो चुके हैं, नाम यूरोप में रहते हैं अब, तो आपकी आपकी बेटी स्टिल यहाँ पे मौजूद है? वो जी अभी स्टिल यहाँ पे, अभी उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे करो, उस पे कर दो FLR पे ना, FLRM शायद या FLRP नहीं, था। वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपको मिलेगा कुछ नहीं ना, वो तो जी पैसे ज़ाया करने वाली बात तो है। वो जो हमने अप्लाई किया था ना जी, वो भी अप्लाई किया, वो भी रिफ्यूज हुआ, जैसे फिर मैंने उसकी कहा कि अपील उस भी पर रिफ्यूज आपको हुई, नहीं तो मिलेगा, उस पर नहीं मिलेगा, वो भी रिफ्यूज़ है। तो जी नंबर आप नंबर तो नोट कर अभी लें। अभी हमारा अभी टाइम, वो देखिए हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है, आप जो स्टूडियो पे होल्ड रहे हैं वो आपको नंबर दे देते हैं, तो मैं आप इसके बारे में वो बात कर सकता हूँ, आगे आप क्या कर सकते हैं बेटी के लिए वो भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये नंबर ले लें, फिर मैं आपको डिटेल इस बारे में बताऊँगा। नाजरीन, अभी जो है हमारा जो टाइम है प्रोग्राम का ये ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह जैसे मैंने स्टार्ट पे कहा था कि कुछ अर्सा 1 माह के लिए हम ये लाइव प्रोग्राम नहीं लेकर आ रहे थे, लेकिन आने वाले वक्त में हम इस प्रोग्राम को लाइव लेकर आएंगे। अगर आपका कोई भी इशू हो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप फ्री एडवाइस जो है आप ले सकते हैं हमसे, कोई भी मसला आपका हो। तो अपना अपने दोस्तों का ख़ास ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह निगहबान।